नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले सभी महिला व्यूअर्स को महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के पॉडकास्ट में स्वागत है आपका, जिसका टाइटल है बचपन, बिहेवियर और बदलती हुई सोच। आज के समय में बचपन बिल्कुल आसान नहीं होता है। उसे सहजना, संवारना और डेवलप करना भी लगातार हर महिला के लिए मुश्किल रहता है। आप लोगों को लग रहा होगा कि आज महिला दिवस है और हम बात बचपन की क्यों कर रहे हैं। तो आपके बचपन को संवारने वाला कौन है? जरा सोचिए, एक महिला ही है, चाहे वो आपकी माँ है या आपकी गुरु है। समाज बचपन को आंकता है उनके मार्क्स, ग्रेड्स और अवार्ड से, जबकि सही में बचपन को आंका जाना चाहिए उन सामाजिक और मानवीय मूल्यों से जो शिक्षा के माध्यम से बच्चों को दिए जाते हैं, ताकि बच्चा एक बेहतर कल का निर्माण कर सके। आज हम उसी बचपन की बात करेंगे जो बचपन पहले मिट्टी में खेलता था, पेड़ों के नीचे बैठकर अपने सपने को संवारता था, और आज स्क्रीन में समझ के रह गया है। समय बदला, टेक्नोलॉजी बदली, फैमिली स्ट्रक्चर बदले, और इन सब के साथ बदला है बच्चों का बिहेवियर, उनका इमोशनल एक्सप्रेशन और उनका थिंकिंग पैटर्न। इन्हीं परिवर्तनों के साथ कैसे बचपन को संवारा जा सकता है, आइए समझते हैं छोटी काशी की बड़ी दीदी से। तो आज हमारे साथ है ऐसी शिक्षिका जिन्होंने 40 साल तक अलग अलग जनरेशन को न सिर्फ पढ़ाया है, बल्कि ऑब्जर्व किया है, समझा है और सहेजा है। तो स्वागत है मेरी आदर्श, मेरी प्रथम गुरु और विवेकानंद सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सीतामऊ की डायरेक्टर श्रीमती मधु जैन, बड़े दीदी का। बड़े दीदी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। बड़े दीदी, कितने सालों से स्कूल चला रहे हैं आप? मेरा मतलब 39 इयर्स हो गए हैं, 40 समथिंग होने आए। और उससे पहले मैं यहीं पर जॉब करती थी, रविंद्र इंग्लिश स्कूल में। जी। जब आपने स्कूल स्टार्ट किया था तभी एक महिलाओं के पूरे ग्रुप बनाकर फिर स्टार्ट किया था, मुझे अच्छे से ध्यान है कि उस टाइम सभी टीचर्स महिलाएं थी। और महिलाएं भी नहीं, हम लोग जेंट्स टीचर रखते ही नहीं थे। हाँ, मेरे को ध्यान है ये बात। नहीं, गडकरी मैडम थे, मेघा विस्पुते, हाँ, सरला दी और उमा दी थे, और प्रीति जैन, और 2-3 साल बाद फिर हमने जेंट्स टीचर रखे थे। तो क्या सोच के स्कूल की स्थापना की थी? क्या मन में भाव था उस टाइम? नहीं, अभी मैं बालवाड़ी में काम करती थी, तो बालवाड़ी में जब काम करते तो ऑडिटर आए और उन्होंने बोला, आप इतना अच्छा वर्क करते हैं तो आप अपना खुद का स्कूल क्यों नहीं खोलते? जैसे मुझे कितने ही जनों ने बोला था स्कूल खोलने के लिए, और मैं कहीं से तक ध्यान ही नहीं देती थी इस बात की तरफ। पर वो जैसे कहते हैं ना कि किसी के मुख में कभी एकदम सरस्वती बैठती, तो वो जो सागरमल जी जैन नाम था, ऑडिटर आए, उन्होंने बालवाड़ी का सब चेक किया, तो उन्होंने एकदम देख के एकदम बोला कि आपको खुद का स्कूल खोल लेना चाहिए, इतना अच्छा वर्क करते था। तो बस तब से बस वो शहद की तरह कान में वो घुलता रहा, और बस एक ही बात सोच ली कि स्कूल लगा। कि आपने एक महिला कला केंद्र संस्था की भी स्थापना कर रखी है, तो दीदी उसमें क्या करवाते हैं आप? प्रेरणा कला मंदिर का, मुझे जैसे मेरी यहाँ शादी हुई तो मुझे ऐसा लगा यहाँ का माहौल कुछ ऐसा है कि जो लेडीज है वो आगे बढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है। उनके अंदर इतना सब कुछ होने के बाद भी वो अपनी जो क्षमता है उसको बाहर निखारना ही नहीं चाहती। तो इसलिए मैंने छोटे छोटे ग्रुप बनाए। हम लोग स्टार्टिंग में 5 रुपए 10 रुपए इस टाइप इकट्ठे करके थोड़ा 2 रुपए का खा लेते और वो पैसों को बचाते और उसको उससे एंजॉय करते थे। तो और सबको एक छोटी छोटी स्लिपें दे देते थे कि जिसको जो आएगा वो बोलेगा। तो वो टूटा फूटा भी बोलते थे। मैं चाहती थी वो बोलना सीखे। और 1-2 ग्रुप, एक जैन ग्रुप भी है और एक अदर सारी कास्ट के भी जो है वो भी उसके अंदर है। तो 2 ग्रुप अभी भी एक्टिव है ग्रुप पूरा? हाँ, बिल्कुल एक्टिव। बहुत साल पहले कुछ गरबे का प्रोग्राम भी करवाया था हवेली में। जहाँ स्कूल था तो एक हवेली, किराए की हवेली होती थी पुरवालों की, तो वहां पर हम लोग गरबे का आयोजन करते थे। मैंने 9 साल तक पूरा किया। उसमें मैं क्या करती थी पता है, कि तब यहाँ पर पानी की बहुत कमी थी, सीताओं में जल की बहुत दिक्कत आती थी। तो मेरे जो भाव होते थे वो रहते थे कि मटकी के अंदर सबसे पहले गेहूं, कि इस गांव में कभी भी अनाज की कमी ना हो। मेरा ये उद्देश्य होता था। और उसके भावना होती है गेहूं रखती और ऊपर एक पानी का मटका, कि यहाँ पर जल की कभी कमी ना हो। वो करके ही मैं दीपक जलाती थी। और बहुत सारे जब तब गरबा करते किसी को आता नहीं था, मुझे वैसे प्रैक्टिस कथक करती थी, डांस भी थोड़ा बहुत आती था, तो करके धीरे धीरे सबने सीखा। और मेरे साथ टीम भी अच्छी थी, सीमा गडकरी वो गुजरात से थी, तो वो भी
थी, मेघा थी, ये लोग हम सब ने मिलके किया। मतलब इतनी भीड़ होती थी कि लगता था अब बंद करना पड़ेगा गेट। ये सब चीजें मैंने देखा है कि मीरा का जो एक पद है ना, खर्चे न खूटे बाको चोर न लूटे, दिने दिने बढ़त सवायो। मतलब आपके पास जो चीज है उसको आप खर्चो, यदि आप खर्चोगे नहीं तो बढ़ेगा किससे। तो उस पे मैं अमल करती हूँ। जैसे आज सिचुएशन बिल्कुल अलग है। आज शायद अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो पूरी फैमिली सपोर्ट करती है, समाज सपोर्ट करता है। बट 86 बहुत पुरानी बात है, उस टाइम कुछ तकलीफें तो फेस करनी पड़ी होती। भाई घूंघट था, मैंने भी घूंघट निकाला है, घूंघट निकल के जाना, वो सारी सब चीजें हैं। मार्केट में पूरा इतना है कि नाक और ये सब कोई सी चीजें भी दिखनी नहीं चाहिए, वो सब किया मैंने। जी जी। चूल्हे पे खाना बनाया जो कभी नहीं बनाया था, वो सारी चीजें। पर धीरे धीरे मतलब एकदम ऐसे बदलाव नहीं किया, धीरे धीरे बदलाव किया और अपने आप होता गया। और फैमिली का सपोर्ट था, सबको अच्छा लगा कि आगे बढ़ रही है तो सही बढ़ रही है। महावीर चौक वाला पुराना घर भी ध्यान है आपका? हाँ। कैसे कहाँ रहते हैं? वो घर भी अभी हमने किसी को दिया नहीं है। आपने सब सहेज रखा है? 5-7 घर हैं सीताओं में खाली पड़े। जैसे पहले जब आप बालवाड़ी में पढ़ाती थी तो पोएम्स पूरा एक करके और जोर जोर से बुलवा कर बच्चों से, तो वो खास करके डांस टीचर के नाम से, जैसे यहाँ पर वो हुआ था ना डायमंड जुबली प्रोग्राम, पूरा हीरक जयंती हुई थी श्री राम विद्यालय में जी। इसके 60 साल पूरे हो गए थे जी। तब लोग मुझे इतने जानते नहीं थे, तो किसी को पता चला था कि जैसे मैं डांस के बारे में जानती हूँ, मैं डांस करवाती हूँ, कथक में मेरा सब्जेक्ट कथक ही था, तो उससे पहचान बनी। तो हीरक जयंती पे पता लगा कि कोई है यहाँ पर बहू जैन फैमिली में, तो मुझे बुलाया गया। बड़े जी कौन सी ईयर की बात है ये? 82 की। हाँ, तब अतुल छोटा ही था और तब मैं वहाँ जाती थी, 1 महीने तक बच्चों को सिखाने का काम करते थे। वो प्रोग्राम बहुत सक्सेस रहा, उसके बाद लोग जानने लग गए। फिर यहाँ पे भोलानाथ प्रधान डीओ थे, उन्होंने मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए बिल्कुल साइन कर रहे थे वो मेरा पेपर कि आप उसमें आप चले जाओ गवर्नमेंट जॉब, तो मैंने मना कर दिया क्योंकि घर से अलाउ नहीं था। तब मैं एजुकेशन से नहीं जुड़ी थी, घर पे बच्चे पढ़ने आते थे, सिलाई वगैरह ये पेंटिंग वगैरह ये सिखाती थी, कुछ आ जाते तो पढ़ा देती थी, बाकी वो चीज नहीं थी। तब तो बालवाड़ी से भी तब नहीं जुड़ी थी, उसके बाद जुड़ी। तो बड़े दीदी 82 में अलाउ नहीं था और आज 26 में खुद का इतना बड़ा फाउंडेशन है आपका। कितना बढ़िया काम हुआ है। मुझे तो ऐसा लगता है बड़े बूढ़ों के जितने के आशीर्वाद और बच्चों का प्रेम और आपकी इच्छा शक्ति प्रबल थी बड़े दीदी, इसलिए सब कुछ असंभव तो कुछ नहीं होता, नहीं होता, असंभव कुछ नहीं होता। तो बड़े दीदी जैसे कि कोई भी लेडीज अगर आपकी जैसी पर्सनल और प्रोफेशनल जर्नी बिल्ड करना चाहती हो तो कौन सी कोर क्वालिटीज या माइंडसेट उसका होना जरूरी होगा? सबसे बड़ी बात है उसमें ना बबीता, एक ही चीज है कि कॉन्फिडेंस में और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब तक उसके अंदर सारी है चीजें, योग्यता है, बट उसको किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। एक तो सबसे पहले फैमिली का सपोर्ट जरूरी है, तभी स्ट्रांगनेस आती है, फाउंडेशन तैयार होता है। यदि घर से यदि स्वीकृति नहीं मिल रही है और आप बाहर कर रहे हो तो रोज के लड़ाई झगड़े घर में होते हैं, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। फैमिली का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद मैं तो ये कहूंगी कि ईश्वर ने जो नारी को सारे गुण देकर ही जन्म दिया है, तो वो अपनी क्वालिटी को निखारने की पूरी कोशिश करे। और खास मेरा प्रेरणा कला मंदिर का ये उद्देश्य, तो स्कूल लगाने का उद्देश्य भी यही है। जी जी। मेरे मन में हमेशा ये आता है कि कोई भी लेडीज अगर आप जैसा जीवन चाहती है, अपने सपनों को आप जैसे साकार करना चाहती है, तो लाइफ पार्टनर बड़े सर जैसा होना बहुत जरूरी है। तो मैम, क्या एक महिला को अपने सपने साकार करने के लिए फैमिली सपोर्ट कितना जरूरी होता है? मतलब मैं कह रही हूँ कि मैंने तो वो सारी 2-3 पीढ़ियों के साथ रही हूँ, दादा ससुर, दादी सासू जी, तो उन लोगों का भी बहुत सपोर्ट होता था, उन लोगों ने मुझे बहुत सहयोग किया। बस वो पूरा एक बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है, मतलब फैमिली में, और हम यदि बाहर का जो वर्क कर रहे हैं उसमें, और मिस्टर का रहा है, ससुर जी का और इनका सबका रहा है। मैं तो मतलब ऐसा मुझे नहीं लगा कि मैंने एक छोटे से गांव में शादी की है, क्योंकि मेरी सारी बहनें तो बड़ी बड़ी जगह है, दिल्ली बॉम्बे वगैरह शादी हुई थी उनकी। और मेरी जो मैंने सीताओं को चुना। और आज ये सब देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ की लेडीज हर बात में
और हकीकत बता रही हूँ कि आगे है। बच्चों का भी सपोर्ट रहा होगा बड़े दीदी इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे तो आज भी, वो तो हमेशा बोलते हैं कि मम्मी आप जितना भी जो भी खर्च हो रहा है अच्छे से अच्छे खर्च करो, पर मुझे ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ती और बच्चे चाहे तो इतना आके दे। और हकीकत बता रही हूँ, बच्चे और बहू उनका इतना सपोर्ट है कि मैं जब भी बोलूंगी कि वो आने के लिए तैयार रहते हैं। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मैं अकेली हूँ, और यहाँ मेरे इतने सारे बच्चे जो हैं, स्कूल के स्टाफ है, सारा सपोर्टिंग नेचर है सभी का। दीदी राजनीति में आने का मन हुआ आपका? नहीं, राजनीति में थी मैं। हाँ। काफी टाइम तक राजनीति का काम किया मैंने जगदीश देवड़ा के साथ। आज भी जगदीश जी यदि होंगे दूर से तो मेरे को भाभी भाभी करते हुए आ जाएंगे। अच्छा अच्छा। उनके साथ काफी रही, महारानी साहिबा के साथ रही, नारायण जी पाटीदार का, इनका लक्ष्मी नारायण पांडे, सबका लोकसभा विधानसभा का सबका मैंने बहुत अच्छे से प्रचार प्रसार किया। कैसा एक्सपीरियंस राजनीति का? अच्छा था। अच्छा था। जब आपने पढ़ाई, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था, टीचिंग स्टार्ट की थी जी। तब फैमिली स्ट्रक्चर अलग होते थे, टेक्नोलॉजीज अलग होती थी, और आज बिल्कुल अलग हो गया सब कुछ। तो इन सब में बचपन कहाँ बदलता हुआ दिख रहा है आपको? देखो पहले क्या है, पहले सारी बातें न तो कोई मोबाइल था, कुछ ना टीवी थी, क्योंकि सारी सब चीजें तो 82 में जैसे टीवी बाहर मतलब आई हुई, सीताओं में तो बहुत टाइम बाद आई, मेरे घर भी बहुत टाइम बाद आई। तब हम लोग इतना कुछ सब जानते नहीं थे, पर छोटे छोटे खेल खेलते थे। जो बच्चे छोटे खेल खेलते, गिल्ली डंडा है, कोई पौवा वो वाला है, आम चोरी और मौसम पाक और इस टाइप के जो खेल खेलते थे वो सब बंद हो गए, जो देशी खेल है। तो उससे एक तरह से नुकसान ही हुआ है, वो चीज मैं मानती हूँ। पर एक तरह से देखा जैसे मोबाइल आया है जब से, बच्चे जो गेम खेलते हैं उसके अंदर, तो उससे वो सीखें, उससे वो गलत चीजों की ओर नहीं मुड़े। मेरा ऐसा है, मोबाइल होना चाहिए हर बच्चों के पास भी, यदि है तो उसकी सीमित एक ये होना चाहिए कि टाइमिंग पीरियड होना चाहिए कि बच्चों को इतनी देर के लिए दें। और खास करके जो पेरेंट्स हैं वो बराबर ध्यान दें कि बच्चा कहीं गलत दिशा में तो नहीं जा रहा। पहले जॉइंट फैमिलीज होती हाँ, थी, बच्चे सबके बीच में रहते हाँ, थे। पहले दादा आज दादी न्यूक्लियर का हो वो सब गई है। था। हाँ, तो बच्चे क्या दादा दादी के पास बैठ के कहानियां सुनते थे, और वो सारी सब चीजें अब नहीं रही। और उनमें एक जागरूकता होती थी कि वो जानना चाहते थे कि जो पहले के इतिहास वगैरह उन सब के बारे में, आज वो नहीं है। पर फिर भी एक चीज हो गई कि मोबाइल से वो सारी चीजें आज कनेक्ट हो गई, हर चीज को हम निकाल सकते हैं। पर फिर भी संयुक्त परिवार जो था उसमें जो प्रेम भाव था वो नहीं रहा है। आज एक ये हो गया कि बस पति पत्नी और बच्चे, एक छोटा दायरा हो गया है। तो सोच भी थोड़ी छोटी हो गई है कि बच्चे जो संयुक्त परिवार में सीखते हैं वो चीजें नहीं हुई है, उस बच्चों को बहुत दूर कर दिया है अपनेपन से। अभी जो स्मार्टफोन्स आ गए हैं और गैजेट्स आ गए हैं, इनका बच्चों के ऊपर इमोशनल क्या प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है आपको? देखो अभी तक तो ऐसा था, जब से कोरोना हुआ तब से सबके हाथ में मोबाइल आ गए, क्योंकि ऐसे निर्देश ही थे कि मोबाइल के बिना पढ़ाई होगी नहीं, ऑनलाइन सबको पढ़ाई करनी थी, मोबाइल दिलाना भी जरूरी था। पर मोबाइल के बाद बच्चे जुड़े तो हैं, जैसे नए नए जो है ऐप बनाना सीख रहे हैं, और जितना कोर्सेज वगैरह जो आते हैं उसके अंदर, मतलब इतने ऐप चले कि मैं खुद सोचती हूँ कि मैं तो वो सब कर ही नहीं पाऊँ, एक छोटा बच्चा कर गुजरता है। तो उससे या तो अच्छी चीजों को सीखें और अपने कैरियर को बनाने में उस पर ध्यान दें। पर दुष्प्रभाव भी तो कितने हो गए हैं। मतलब उसमें एक सही में है कि ज्यादा टाइम तक, मतलब ये है कि पेरेंट्स को ही चाहिए कि कितने टाइम तक उनको ये चीजें देनी चाहिए और बराबर ध्यान रहे, क्योंकि आजकल ये सारा ध्यान हट चुका है, क्योंकि वो भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक छोटी सी स्टोरी है भी, एक किसी में हम लोगों ने पढ़ी थी कि एक बच्चे को जब एक कोई ऐसे लिखने के लिए आया तो उसने यही लिखा कि हे प्रभु, मुझे यदि जन्म दे तो अगला जन्म मेरा मुझे मोबाइल बना देना, क्योंकि मोबाइल जो है हर किसी के हाथ में रहेगा, तो मैं सबके पास रहूंगा, बहन भाई के पास भी, मम्मी पापा के पास भी, तो हे प्रभु इतना कर देना। तो एक बच्चे की किसी दर्दनाक भावना थी। तो ये चीज यदि जब बच्चे सोचते हैं, हर बच्चा इस चीज को नहीं सोचता है, पर कुछ बच्चे तो सोचते हैं, तो हम मोबाइल को इतना रहे कि बस थोड़े समय के लिए। तो हमें पढ़ाई पे, जैसे अपने यहाँ पर इंडिया में ऐसा है, इंडिया का तो मैं सब दूर का नहीं कहती, पर यहाँ का बोलती हूँ कि होमवर्क, एक छोटा सा बच्चा भी हो तो माँ ऐसा सोचती है कि मेरा बच्चा आज ही कलेक्टर बन रहा है, तो उसको होमवर्क देना जरूरी है।
और स्कूल में आएगा, स्कूल के बाद सीधे उसको ट्यूशन पे भेजना। तो बच्चों को खेलने तो दो, उनकी उम्र को क्यों चुरा रहे हो, उनका बचपन क्यों चुरा रहे हो आप? उस बात की बहुत तकलीफ होती है। मुझे पता चल जाए कि बच्चा ट्यूशन जा रहा है तो मैं बोलना बंद कर देती थी उससे, तो बच्चा अपने आप ट्यूशन बंद कर देता था। तो वो समय अब नहीं रहा, क्योंकि स्कूल में इतनी पढ़ाई होती है और अपनी सेल्फ स्टडी वो खुद करे ना, क्योंकि टीचर को इतना स्ट्रांग तो बच्चों को बनाना ही पड़ेगा। जैसे मैंने बाहर में दुबई वगैरह बाहर गई हुई हूँ, 4-5 देश घूमी हूँ, तो वहाँ पर मैंने देखा है कि पढ़ाई के लिए, जैसे मैं स्कूल भी गई हूँ वहाँ पर, वहाँ तो सही मायने में देखा विदेशों में तो होमवर्क ही नहीं है। हाँ, नहीं खेल है। खेल में पढ़ाई है, वहाँ कोई बुक्स नहीं है। ये चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने अभी देखा ना कि मेरा जो पोता है 5 साल का ही है वो तो अभी, पर वो इतनी जल्दी से उसकी टोटल कर लेता है सारे मैथ्स में इतना आगे। तो ये सब क्यों? तो बुक्स चलती ही नहीं है, कार में बैठे बैठे सारी रीड कर लेता है, सारी जो भी रोड पे दिखते हैं बोर्ड वगैरह सारे। तो ये सब चीजें कहाँ सीखी उसने? खेल खेल में ही सीखी ना। पर हमारे यहाँ तो बस ये कि पढ़ाई का बोझा, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। उसमें बचपन पूरा खराब हो रहा है। बचपन खराब हो रहा है, बच्चों को खेलने के लिए कोई समय ही नहीं है। बच्चा थक जाता है, ट्यूशन से आता है वो सीधे से सो जाता है, वो बचा हुआ टाइम स्क्रीन पे लगा देता है। हाँ। और बाकी फिर यही रहता है कि मम्मी को तो, माँ को समय मिलता नहीं है अपने बच्चे से बात करने का भी। तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। इसके लिए यदि सुधार हो तो बहुत अच्छी बात। इन सब बातों के कारण बच्चे इमोशनली वीक तो हो रहे होंगे मैम, बड़े दीदी। हाँ बिल्कुल हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो देख ही रहे हैं। पहले कभी आपने ऐसा सुना नहीं होगा बबीता की सुसाइड कर रहे हैं बच्चे, और आजकल कितना सुनने में आ रहा है। गेम्स के कारण कर रहे गेम्स के हैं, वो कारण बड़ा हो रहा है आश्चर्य ना, होता हाँ। है मेरे को। और सबसे बड़े डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उसका यही नहीं सोचते हैं कि हम अपने ऐसे दोस्त से अपनी बात को बताएं कि ये सब चीजें क्यों हो रही, इससे हम बाहर कैसे निकले। इसलिए मेरा एक सब्जेक्ट है, हम स्कूल में चलाते मेडिटेशन, क्योंकि मेरा ऐसा है कि मैं बच्चों को यही कहती हूँ कि मेरा प्रथम और अंतिम शब्द मेडिटेशन ही होगा, क्योंकि उसके द्वारा हम अपने अंदर जाते हैं, तो अंदर से हमारी सारी जो काम करने की क्षमता है बाहर निकलती है, हमें हमारे लिए क्या सही है क्या गलत। मेडिटेशन के द्वारा मुझे सही मायने में इस बात का एहसास होता है, तो मैं बच्चों को यही देना चाहती हूँ। आपका झुकाव मेडिटेशन की तरफ इतना क्यों है? बताया था ना मैंने पूर्व जन्म के बारे में। मतलब मुझे अच्छे से याद है कि मम्मी तो खैर बताती, पर मुझे खुद को याद है कि मेरी मम्मी का नाम तारा था, ताराबाई। मेरी अभी जो मम्मी है लक्ष्मी नाम है उनका। मेरी मम्मी है 97 ईयर्स की हो गई। अच्छा। पर मैं माँ को माँ नहीं कहा 5 साल तक। वो चीज का मुझे होता है, और मैं अकेली बैठी बस वही चीज के मतलब वो उन्हीं को याद करती रहती, अकेली बैठी। मतलब स्टार्टिंग से ये चीज रही कि कोई मेरे जैसे आसपास कोई दोस्त होते हैं वो कोई नहीं होते थे, बस मैं अकेली बैठ के ताराबाई वो करती थी, उन्हीं के मतलब याद करती रहती थी। और ये था कि जन्मदिन के दिन मेरी डेथ हो गई थी, तो आज भी वो श्रीखंड पूड़ी बना के रख रखा है उसने और मुझे याद करती है। तब मैं बार बार सब कहते थे, नानी थी घर में, मामा नहीं है तो नानी थी, तो नानी कहती चल, बोले लेके चलती हूँ इसको, मैं छोड़ के आती हूँ, रोज उन्हीं की गाता गाती रहती है। तो फिर पापा जो है, पिताजी, दादा कहते थे हम लोग उनको, पहले तो ऐसा कुछ था नहीं पापा का, तो दादा एकदम खींच लेते, नहीं इसको वहीं रख लेंगे, क्योंकि मैं उनकी थोड़ी लाड़की थी, तो कहते नहीं, बोले इसको मत ले जाओ। तो काफी टाइम बाद 5 साल बाद धीरे धीरे वो चीजें भुलाई गई। तो उससे भी लगता है मुझे कि जो मेरा झुकाव ध्यान मेडिटेशन की ओर हुआ, वो एकांतवासी रही ना शुरू से, इससे भी हो सकता है वो चीज हुई। और मैं इसमें मेरे सबसे छोटे भाई को गुरु मानती हूँ कि सबसे पहले वो मेडिटेशन की ओर मुड़ा, उसको ईश्वर का प्रसाद मिला, गुरु का। इससे पहले लर्निंग बिहेवियर, बच्चों का जो लर्निंग बिहेवियर, इसमें भी चेंजेस आए हैं, तो वो चेंजेस क्या होते हैं बड़े? हम हमेशा क्या है कि नई जो है नए नए मेथड मैं खुद लागू करती हूँ। जैसे कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, ABC ग्रुप बनाते हैं। टीचर को बोलती हूँ A ग्रुप बनाओ, B, C, उन सबके अभी तक भी मैं यही करती हूँ। उनके ग्रुप मंगवा के उनको कहती C को B की जगह आपको लाना है, B को आपको A की जगह लाना है। टीचर कहते नहीं कर पा रहा है। मैं कहा क्यों नहीं कर पा रहा है, आप यहाँ भेजो, मेरे पास ऑफिस में भेजो। और बच्चा ऑफिस में रहता है 2 दिन 3 दिन मेरे साथ रहेगा ना, वो अपने आप करने लग जाता है। तो आप ऑफिस में बिठा के रखते साथ में? हाँ, अपने? मैं अच्छा। कहती ये बिल्कुल नहीं कर रहा है। कैसे नहीं कर रहा है? बेटा तू एक ही प्रश्न लिख, तू देख देख के लिख, तू देख के लिखेगा 2 बार 3 बार तेरे को याद हो जाएगा। तो वह हकीकत है, ऐसे बच्चे मतलब फर्स्ट डिवीजन पास हुए,
जो बिल्कुल नहीं, सी ग्रेड के बच्चे। तो बहुत सारे बच्चे तो कहते हैं बड़े होने के बाद, हमको तो है ना बी और सी में ही रहने दो, आप हमको ए में जाने ही नहीं। ए के बच्चों को थोड़ा सा गुरूर आ जाता है ना, अभिमान कि हम ए वाले हैं। वो चीज मैंने यहाँ भी देखी, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में। जैसे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों स्कूल चलाते हैं, तो उसमें जो है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो होते हैं वो हिंदी मीडियम वालों पे हावी होते हैं। तो वो चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती। तो मैं बार बार बच्चों को समझाती रहती हूँ ये सारी बातें, तो बच्चे समझ जाते हैं। ये बात तो है कि भले ईश्वर का प्रसाद है, तो बच्चे बात बहुत मानते हैं वो चीजें। और कहीं चली जाती हूँ महीने भर के लिए, 8-15 दिन के लिए, तो बच्चे ऐसे लगते बिना माँ के हो गए ना, ऐसे हो जाते। उनका एक ये attachment स्कूल शायद पता नहीं क्या चीज है यहाँ पर, और वो चीज है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो हमने रेत सीमेंट की दीवारें नहीं, ये प्रेम की दीवारें। मेरा ऐसा है ना कि बच्चों को ऐसे एक ऐसा एक टीम बनानी चाहिए जहाँ अच्छे विचारों का समावेश हो बच्चों के अंदर, दोस्त अच्छे हों, हाँ। परिवार समय दे सके। हाँ। स्कूल और में ऐसा है कि हर परिवार में ऐसा होना चाहिए 10 मिनट ही सारे जो परिवार के सदस्य हैं बैठ जाएं और किसी बात में चर्चा करें। अभी आप देख रहे हैं समय बदल रहा है, तो पेरेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे? पहले तो ये, सेकंड टीचर्स को क्या बोलना चाहेंगे? टीचर्स के लिए तो मैं एक चीज बोलती हूँ कि एक उदाहरण देती हूँ कि स्वर्ग में एक सभा हो रही थी, उसमें सबसे पहले कुछ बंदों को नीचे उतारना था, तो उन्होंने ये कहकर उतारा कि नीचे पृथ्वी पर जाएं और बच्चों को तराशने का काम करना है। तो आप शिक्षक जो टीचर हैं, मैं मीटिंग लेती हूँ तो ये बात तो जरूर रखती हूँ, क्योंकि आपको इतना बड़ा शिक्षक का ओहदा होता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को तराशना सबसे बड़ी बात है। और ये चीज मैंने देखी है मेरे इतने साल के अनुभव में कि बच्चे दिल से जुड़े होते हैं यदि आपने उनको सही शिक्षा दी है तो। सभी शिक्षक एक जैसे नहीं होते, पर शिक्षक को ये शब्द सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए जो शिक्षक शब्द है वो किस लिए बना है और हमें बच्चों के लिए क्या करना चाहिए। क्लास में जाते से यदि टीचर क्लास में जा रहा है और यदि वो ये देख रहा है कि पढ़ा रहा है और कोई बच्चा बीमार है, उससे मतलब नहीं, पर जैसे मैं क्लास में जाती हूँ तो जाके पीछे तक राउंड लगाती हूँ, मैं देखती हूँ कि ये बच्चा सुस्त है, तो इसको देखते एकदम तो फीवर हो रहा है। तो मैंने कहा अरे किसी टीचर को यही नहीं पता इसको फीवर हो रहा है। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। क्लास में जाने के बाद सब टीचर को सबसे पहले देखना चाहिए कि बच्चे पूरी तरह से व्यवस्थित बैठ गए हैं और वो सही मारे हमारे जो लेक्चर हो रहा है उस बात को सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे। उसके बाद अपने टॉपिक को शुरू करना चाहिए। ये टीचर को मैं कहती हूँ। और कहती हूँ कि यदि बच्चा कहाँ जाएगा, यदि वो घर का भी नहीं रहेगा और स्कूल में भी उसको वो प्रेम और वो सब चीज नहीं मिल रही है तो भटक जाएगा। तो ये हमारा काम है। तो शिक्षक को ये कहती हूँ और पेरेंट्स को भी हम लोग ये बातें समझाते हैं। जब भी पीटीएम होता है तो हम ये चीजें रखते हैं कि आप बच्चों पर ध्यान दें। अक्सर करके जैसे हमारी टीम है बहुत अच्छी है, ये समय समय पर फोन भी लगाकर आगाह करती रहती है पेरेंट्स को कि ये चीज है कि आपका बच्चा इस वक्त, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो गलत दिशा की ओर मुड़ जाते हैं, तो उनको कैसे सही करना, बार बार ये चीजें नोटिस करते हैं हम लोग। पेरेंट्स के टच में है। इतना साल का एक्सपीरियंस है आपका, तो कोई ऐसा गाइडेंस हो जो आप बच्चों को देना चाहती हैं? मैं तो बच्चों के लिए करूँगी निरंतर जो है बढ़ते चले जाएं, क्योंकि जब तक आपके अंदर एक जुनून नहीं है एक लक्ष्य को पाने के लिए, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैं जो बच्चे पास आउट होकर चले गए हैं, ऑल वर्ल्ड में मेरे बच्चे हैं, मैं चाहती हूँ कि सारे बच्चों के लिए एक संदेश है कि वो जहाँ भी जा रहे हैं उनका जन्म जो है हुआ है इसीलिए हुआ है कि अपने परिवार को, माता पिता, शिक्षक और सबकी बातों को अच्छे से समझ के अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, सुंदर बनाएं। देखिए ऐसा होता है अभी भी कि कोई बच्चा अभी तक अपनी प्रॉब्लम आपको बता रहा हो, बचपन में तो बताते नहीं बताता है। हाँ, एक अटैचमेंट जो बन गया है वो। हाँ, इसे मैं ज्यादातर सबको बोलती हूँ कोई सी बात हो, क्योंकि 13 साल के बाद जो हार्मोन्स में तब्दीली आती है तो बच्चे जो हैं उनको समझ नहीं आता है कि ये सही दिशा है गलत है। तो मैं बच्चों से ये सारी बातें भी गर्ल्स और बॉयज से अलग अलग करती हूँ कि आपकी कोई सी बात हो तो बेटा किसी को मत बताना, कोई टीचर को मत बताना, मेरे पास चले आना। लड़के लड़कियों के प्रति अट्रैक्शन भी होता है एक दूसरे का, आप उसको प्रेम न समझें,
पर दोनों यदि बैठ के यदि होता है तो दोनों को समझाने का काम भी मैं करती हूँ। अच्छा, जैसे मेरे को ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि पहले बच्चे ज्यादा अटैच्ड होते थे टीचर से, अभी कम रहते हैं। हाँ। ऐसा होता है? हाँ है ना, वो चीजें हैं। है। आजकल दोस्तों में ज्यादा, जैसे भी देखते हैं ना फेयरवेल होता है, हाँ फेयरवेल में पहले बच्चे इतने आंसू बहाते थे हाँ कि मतलब रूम में जा जाकर, अभी 3 साल कोरोना के पहले की बात बता रही हूँ ना, रूम में जा जाकर रोते थे। कोई कोई बच्चा तो मेरी गोदी में आके ऐसे लौटने लग जाता था। अभी तक भी ये चीजें हो रही, पर मैं 2-1 साल से देख रही हूँ कि बच्चों के लिए जैसे ऐसा हो गया कि डीजे लगा दो आप, ये सारी सब चीजें कर दो। तो मैं बच्चों को, अभी हमारा फेयरवेल नहीं हुआ, पर मैंने अभी बहुत सारी शर्तें रखी। मैं जैसा कहूंगी उस टाइप से तुम लोगों को करना पड़ेगा, नहीं तो बाकी तुम डीजे चाह रहे हो, मैं सब तैयार हूँ। तो कम से कम तुम सोचो तो सही कि तुमने 15 साल जिस विद्यालय में गुजारे हैं, तो वहां से तुम जा रहे हो, और ये जरूर है कि 2 साल 4 साल बाद आप ये जब बात जरूर करेंगे कि हाँ ये चीज याद आ रही है, फिर तुम आओगे मेरे पास। तो अभी तुम्हें कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है आजाद हो गए? नहीं, मैं अभी स्कूल कैंपस में घूमते वक्त मैंने जयेश को यही कहा कि जब हम स्कूल लाइफ में रहते हैं तब उसको इतना उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझते। नहीं, बाद में ठीक समझ है, आया। चलो छुट्टी हुई घर जाना है, पर जब हम अभी इस हाँ। एज में आकर हाँ। एक एक चीज बहुत याद आती है। हाँ। वो दोस्त, वो आती वो है, बच्चे आते क्लासरूम, हैं। टीचर, सब याद सब आते याद हैं। आता है। तो ये सारी बातें, बच्चे दिल से जुड़े हैं मेरे लिए। सबसे बड़ा ऐसा लगता है कि ये मेरी जीत है, बस मेरे को इतना ही हासिल करना था। सबसे बड़ी बात है, प्रेम से यदि आप जुड़े हैं, बच्चों के दिल में आपने जगह बनाई है, बच्चों के दिल के दरवाजे खोले हैं, तो सबसे बड़ा काम किया है। क्योंकि ईश्वर जन्म इसलिए देता है, मनुष्य जन्म ऐसे ही नहीं होता है। उसको अकारत मत जाने दो, उसको हम अच्छे काम में गुजारें। मेरा यही है सिद्धांत। पुरानी बिल्डिंग से बच्चे ज्यादा कनेक्ट होते हैं, क्योंकि वो बच्चे ज्यादा इमोशनली टच होंगे आपसे। हाँ ना? हाँ, वो और पुराना स्कूल ऐसा ही है। पुराना स्कूल वैसे ही है, बहुत सारे आए उसके लिए। हाँ। अभी भी बोल रहा था कोई भी कि आप हमको रेंट पे दे दो। भी जीतू भी बता रहा था, मैं जीतू यहाँ काम करते, तो वो बोलता था मैंने कहा नहीं, मैं नहीं दूंगा। मेरे बच्चे पूछेंगे हमारा स्कूल कहाँ है, मैंने कहा मेरे मरने के बाद तुम कुछ भी करना पर अभी तो मैं नहीं देने वाली हूँ। तो साथ महिला दिवस भी है, हाँ। तो कोई एक मैसेज महिलाओं के लिए भी आपका, कि उनको सपनों को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए? मैं तो यही कहूँगी। मंजिल पाने के लिए बहुत जरूरी होता है जुनून। जुनून जगाना होगा। यदि उड़ती हुई चिड़िया से आप ये पूछो कि आशियाना कैसे बनाया, तो वो कहती है कि तिनका तिनका गिराया उठाया, तब जाकर ये घोंसला बनाया। तो हिम्मत नहीं हारना चाहिए। मेरा यही कहना है कि हर क्षेत्र में नारी आगे बढ़ सकती है, बस वो ये कि उसके अंदर एक हौसला हो, उम्मीद हो कि मैं हर हाल में जीत के ही बताऊंगी। यदि हार होती है तो उससे सही मायने में वो ये न सोचे कि मैं कदम पीछे कर लूं, पर वो आगे बढ़ने के लिए हमेशा तत्पर रहे, तो वो जीत हासिल कर सके। थैंक यू सो मच धन्यवाद। दीदी, आपने अपना समय दिया। जय हिंद, जय भारत। बीते कुछ दिनों से हमने अलग अलग महिलाओं को अपने अपने क्षेत्र में बेहतरीन काम करते देखा है, और वुमेन्स डे तक हमारी आज की चर्चा इस यात्रा का महज एक पड़ाव है। हम जितना अलग अलग चरित्रों के माध्यम से महिलाओं की शक्ति, उनके सामर्थ्य को जानने और समझने का प्रयास कर रहे हैं, उतना ही वे हमें एक बार और नए अनुभव की ओर ले जा रही हैं। इस देश की महिलाओं को वुमेन्स डे पे बस इतना कहना चाहेंगे, आसमां अपनी बुलंदी पे लाख गुमा करें, समंदर अपनी गहराई का चाहे जितना शोर करें, जो दोनों को अपने भीतर समाहित किए हुए हैं, उस धरती की ताकत को हम कैसे नजरअंदाज करें। इस धरा सी, इस पृथ्वी सी मजबूत महिलाओं को महिला दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच।